जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है नोबल एकेडमी नरवाना के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि अभी सीईटी का जो एग्जाम हुआ है उसके लिए हम उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, जिसमें रीजनिंग का सोल्यूशन, जीएस का और मैथ का सोल्यूशन आपको मिल चुका होगा। अभी हम इंग्लिश के सोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं इंग्लिश के ऊपर अभी अब बात करूंगा। जो इंग्लिश का जो पोर्शन दिया गया है बहुत ज्यादा टफ नहीं दिया गया है, जिसमें जो एसएससी का जो पैटर्न होता है इंग्लिश से पूछने का लगभग सेम उसी प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहीं से रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और अगर कोई बच्चा ढंग से तैयारी करे तो इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। तो आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास में सबसे पहले इंग्लिश का जो आपका सेंटेंस दिया है उसमें वो आपका सेंटेंस जो है वॉइस से दिया गया है। आपको दिया गया है एक्टिव वॉइस और पूछा गया है आपसे पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस के अंदर आपको सेंटेंस में दिया गया है शीतल विल हैव फिनिश्ड द वर्क। अब यहां पर एक चीज समझिएगा आप ध्यान से। अगर हम एक चीज समझ रहे हैं तो विल इसमें दिया गया है विल, और उसके साथ दिया गया हैव, और उसके बाद दी गई है थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, वो चीज आपको पता ही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, और बाय का आपने यूज करना प्रपोजिशन के रूप में। आपने सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे आपने पढ़ा होगा विल और विल के साथ हैव, और हैव के साथ हम क्या लगाते हैं बीन, और आपकी थर्ड फॉर्म तो सेम रहेगी, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा होगा, जब हमने प्रेजेंट टेंस को जब हम पढ़ा होगा तो प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ हैज हैव और थर्ड फॉर्म होता है, और सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त हम क्या यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं। तो यहां भी क्या लगाएंगे, बीन। तो अभी हम देख पाते हैं इसमें दिया गया है पहला जो आपका जो ऑप्शन है इसमें द वर्क विल बी, यहां सिर्फ विल बी दिया गया है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये गलत। दूसरा जो है द वर्क विल हैव बीन, अब यहां हैव बीन दिया है और बीन के बाद थर्ड फॉर्म भी दी है, थर्ड फॉर्म के बाद बाई भी दिया है, और फिर आपका जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में डाल दिया गया है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में डाल दिया गया है। तो सारे रूल्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द राइट आंसर। जो आपका थर्ड है वो थर्ड आपका रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहां पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म दे दी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ इसलिए गलत है, यहां पर इज आ गया है और इज फिनिश्ड दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 47वां जो क्वेश्चन है आपका वो रीअरेंज यानी कि PQRS के नाम से है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा डर रहता है स्टूडेंट्स के मन में। इसको एक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश सेगमेंट उसको हम स्टूडेंट्स मानते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, बड़ा सिंपल सा है। जैसे इसमें पहला दिया गया है P डीड्स इज टू बी, सेकंड दिया गया है ऑन टू द फ्यूचर, थर्ड दिया गया है इसमें जो R वाला है द पावर ऑफ नोबल, और S दिया गया है द प्रेजेंट एंड द पास्ट। अब ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट एंड पास्ट जो आपकी वर्ब है इससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, डीड्स टू बी है इससे शुरू नहीं हो सकता, ऑन टू द फ्यूचर है ये प्रीपोजिशन दी गई है इससे नहीं हो सकता। तो आपका सब्जेक्ट क्या बनता है, सेंटेंस किससे शुरुआत करते हैं हम, सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, फिर वर्ब आती है एट देन ऑब्जेक्ट आता है, बीच में जो रेंज होगा हम देख लेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या आ गया, द पावर ऑफ नोबल, यानी कि आर सबसे पहले आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कट हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका कट हो गया। अब आर दो में है जिसमें एक थर्ड में है, जैसे आर पी एस क्यू, एक फोर्थ में है आर एस क्यू पी। अब अपने पास ये है कि हमने रखना क्या है, अब ध्यान से देखेंगे आर तो अपना चला गया है, अब आर चला गया है तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन ऑन द फ्यूचर क्यू बच गया और एक बच गया। अब इसमें से एक ही आना है, या तो इसके बाद पी आएगा या इसके बाद एस आएगा। अब एस और पी दोनों दिए गए हैं। अब यहां पर एक रूल से अप्लाई होता है टू बी, अगर कभी भी टू बी के बाद आए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम, थर्ड फॉर्म। तो पहले टू बी यूज करेंगे फिर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो पहले आपका क्या आ जाएगा पी, क्योंकि इसमें डीड्स टू बी दिया गया है, और फिर क्या आ जाएगा आपका इसमें एस आ जाएगा, प्रेजेंट एंड पास्ट, एंड देन क्या जाएगा ऑन द फ्यूचर। तो आपका जो सही आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा थर्ड। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है, ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं दिए गए हैं, तो ध्यान से देखते रहना एक बार, और चीजें आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान होंगी। जैसे एक मिसस्पेल्ड इसमें स्पेल्ड वर्ड दिए गए हैं, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही जो आपका वर्ड है उसकी स्पेलिंग आपने देखनी है। तो इसमें ओट्रेजियस जो वर्ड दिया गया है उसका ए ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका सही आंसर होगा, OUTRAGEOUS, ओट्रेजियस। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं उसमें दिया गया है आपका
पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 4। मतलब कि इस जो सेंटेंस के अंदर अगर कोई एरर दिया गया है तो हमें ढूंढना है, अगर एरर नहीं दिया गया है तो आपका आंसर चौथा होगा। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसीज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। मतलब एक आपको सेंटेंस दिया गया है, ये एसएससी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा मैं, जैसे एक बार एसएससी ने पूछा ही गेव मी अ फ्री गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। अब गिफ्ट जो होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। तो मतलब ऐसे वर्ड्स एडिशनल लगा के दे रहे थे जिनकी जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे आसान जो तरीका है किन्हीं मेटल के दो पीसेस को वेल्ड करने का। वेल्ड का मतलब क्या होता है, दो पीसेस को जोड़ना। अब दो पीसेस को जोड़ने के लिए वेल्डिंग का जो वर्ड का यूज किया है उसके साथ टुगेदर वर्ड जो है इसकी जरूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर टुगेदर की जो जरूरत नहीं है, तो आपका जो बी पार्ट है जो इसमें एरर है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम, ये नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है आपका यहां पर 50वां जो आपका क्वेश्चन है, इस 50वें क्वेश्चन के अंदर आपसे चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम। इडियम का मीनिंग पूछ रखा है। जो इडियम फ्रेजेस आप पढ़ते हैं, एक फ्रेजल वर्ब्स आप पढ़ते हैं, एक इडियम फ्रेज आप पढ़ते हैं, उसके बारे में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टाल स्टोरीज। टाल मतलब क्या होता है, लंबा। स्टोरीज कई बार हम जनरली बोल देते हैं कि आप लंबी लंबी फेंक रहे हो, बहुत ज्यादा फेंक रहे हो, तो टाल स्टोरीज। इसमें जो है इसका सही आंसर होगा एग्जीक्यूटिव टेल्स, जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मतलब बहुत ज्यादा विश्वसनीय कहानी ना होना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 है, द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। जैसे आपने पढ़ा हुआ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे आपने प्लेस रिलेटेड वर्ड, लॉजी, या आपने फोबिया, मैनिया, इस प्रकार के वर्ड्स आपने पढ़े होंगे। इसमें पूछा गया है एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच, एक ऐसा अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसके अंदर ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेड एरिया। मतलब एक ऐसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में बता रखा है जिसके अंदर बहुत सारे जो लोग वो रहते हैं और सेपरेटली उनके पास जो है उनके रहने का अधिकार होता है। इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा, जो आपका वो फोर्थ आंसर होगा, कंडोमिनियम जिसका आंसर है वो आपका सही आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां है। 52वें क्वेश्चन के अंदर आपका चूज द वर्ड विच इज द अपोजिट मीनिंग, सॉरी ये 52वां है, चूज द वर्ड विच इज द अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक आर द फ्रीक्वेंट इन जापान। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, ये तो ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है कि जापान जो है भूकंपों का एक देश है। तो फ्रीक्वेंट का मतलब था बार बार। बार बार के लिए यहां पर सही आपका जो है जो आपका राइट आंसर होगा इसके अंदर वो होगा रेयर। रेयर मतलब कभी कभार, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार। इसका जो है सही जो विपरीत जो अर्थ है वो होगा रेयर। नेक्स्ट आपका अपोजिट मीनिंग पूछा है वो सिलेंडर से पूछा। सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर के लिए तो बहुत सारे, ये तो एक ऐसा सिंपल वर्ड है इसको ट्रिकी में बताया जाता है। ट्रिकी, सिलेंडर का मतलब था दुबला पतला सा, भाई वो इतना दुबला पतला सिलेंडर नहीं उठा पाता वो, तो सिलेंडर। इसके लिए जो है जो सही आपका मीनिंग होगा वो होगा स्टॉट, और इसका अर्थ होता है मजबूत, मोटा, तगड़ा। तो सिलेंडर का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो स्टॉट होगा, तो इसका जो सेकंड आंसर है वो सही होगा। अच्छा, इसके बाद ये पैसेज है, और पैसेज के बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चन और हैं आपके जिसको हम चूज कर सकते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है 57वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में पूछा गया है। इतनी सिंपल प्रीपोजिशन दी गई है, सी सक्सीडेड, सी सक्सीडेड ब्लैंक डिंट ऑफ, डिंट ऑफ, डिंट ऑफ तो के साथ तो इतनी कॉमन है कि जिसमें किसी को भी ये पता होगा कि बाय डिंट ऑफ का जो है इसमें यूज होता है। बाय डिंट ऑफ इसका सही आंसर होगा। अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वोन ब्लैंक ऑफ इटन। इसमें वाटरलू का एग्जांपल दिया गया है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है और इसका जो सही आंसर होगा ऑन द प्लेइंग फील्ड। फॉर द प्ले फील्ड नहीं होगा और इसके साथ इन द प्लेड नहीं होगा, विद द प्ले फील्ड नहीं होगा और इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? आपका फर्स्ट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें आपकी करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पूछ रखा है कि इनडायरेक्ट स्पीच आपने इसमें बतानी है। आई हैव बॉट ए हाउस ही सेड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें हमने बताना है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे इसमें हैव बोट दिया गया है, हमने पहचाना, आपने पढ़ भी रखा है। अगर डायरेक्ट स्पीच में हैज या हैव दिया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसकी जगह डायरेक्ट आपने सिर्फ देखना कि हेड कहां पर यूज किया गया है। ही सेड है, ही सेड सभी के अंदर है, सेम है, इनमें किसी में कोई फर्क नहीं है। इन्वर्टेड कोमे के स्थान पर दैट है, सभी में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आई है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन ही है, तो ही के अकॉर्डिंग आई जो आपका ही में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी में बिल्कुल सही है, यहां तक सभी जो सेंटेंसेस है एक साथ सही चल रहे हैं। अब यहां पर सही बारी आती है कि इसके बाद हमने यूज किसका करना है। अभी हमने बताया कि जो हैज या हैव अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में इसके जगह पर हम हैड का यूज करेंगे। तो इसमें हैज है, गलत होगा। इसमें सीधी सेकंड फॉर्म दी गई है, गलत है। वुड दिया गया, गलत है। इसमें क्या है? हैड। तो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड ब्लैंक द विजिट ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन। जो ओल्ड मैन का एग्जाम्पल दिया गया है वो लुकिंग फॉरवर्ड, वो आशा कर रहा है। लुक फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉरवर्ड का मतलब आशा करना होता है। यहां पर लुक फॉरवर्ड के साथ हम यूज किसका करेंगे? टू का, टू द विजिट ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। ये था आपका अंग्रेजी के सेगमेंट का सॉल्यूशन। और अभी जो और जितने सेगमेंट्स आपके बचते हैं, हरियाणा जीके, कंप्यूटर साइंस, इस प्रकार के हर चीजों का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अगली शिफ्ट के लिए आप तैयार रहना। इसी प्रकार के लगभग क्वेश्चंस आएंगे, कुछ हद तक बदलाव हो सकता है। रीजनिंग बहुत आसान है, मैथ भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और इंग्लिश तो आपने देखा बहुत सिंपल सी, जिसमें एक वॉइस से क्वेश्चन है, नरेशन से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। और जो आपके कॉमन एरर क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा था। तो इसी प्रकार से आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है और बिल्कुल एग्जाम हॉल में अपने टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए आपने अपनी परफॉर्मेंस को शानदार करना है और आपका सीईटी जरूर क्वालिफाई होगा। जय हिंद, जय भारत।